प्रकार का जो प्रयास है वो प्रत्येक जनता तक सत्य बात को पहुंचाने का काम करती है। और मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं आईपा के माध्यम से, आईपा चैनल ही ना है आपका, उसी के माध्यम से जो आप कर रहे हैं, इससे जो अनर्गल बातें कुछ तथाकथित अन्य चैनलों के माध्यम से होता है उसका आप लोग सत्यता के साथ कटाक्ष करें और इस मुहिम को और बढ़ावें, जिससे जनता जनार्दन को जो दिग्भ्रमित किया जाता है, भ्रम की स्थिति होती है, वो दूर हो और जनता जो सच्चाई है उसको जाने। तो ये मुहिम आपका बहुत बढ़िया है, ईश्वर से हमारी शुभकामनाएं हैं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं, प्रगतिशील राजनीति की चर्चाएं करते हैं अपने शहर के कुछ खास लोगों से और तमाम बिंदुओं पर बातें होती हैं। क्योंकि आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बातें करता है, साथ साथ साहित्य के क्षेत्र की में बात करते हैं, प्रगतिशील बातों की बातें करते हैं हम लोग। तो अगर जानते हैं कि इसमें क्या विशेष इसमें चल रहे हैं 2022 को लेकर, तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं पंडित हर्ष जी से, जो कि एक राजनीति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो देखते हैं किस प्रकार का पक्ष रखते हैं और जानते हैं मौजूदा स्थिति जो है राजनीति की वो क्या है और कितने बदलाव हुए पूर्व में, और अगर इस समय के मौजूदा वादों की बातें की जाए तो देखिए किस प्रकार से क्या अपना विश्लेषण करते हैं। जी स्वागत है आपका आईपा में। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित हर्ष जी, अगर बातें की जाए तो मौजूदा स्थिति अगर देखी जाए राजनीति की, उतार चढ़ाव की अगर बातें की जाए तो इस दल से उस दल लोग जाना शुरू कर दिए हैं, तो क्या अंतर रहता है इस पर एक जाति को प्रभाव करने के लिए? देखिए, इससे किसी विशेष जाति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान का मतदाता और उत्तर प्रदेश का मतदाता जो है वो पूर्णतः अब चिंतन और मनन करने लगा है। उसको ये पता है कि जो दल बदलू लोग हैं, जो अपनी राजनीति रोटियां को सेकने के लिए दल को बदलने का काम करते हैं, आपको मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहूँगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये ज़रूर कहूँगा कि जो विशेष लोग थे, जो परसों किसी और में थे, कल तक हमारे में थे और पुनः आज वो किसी अन्य में चले गए हैं, तो वो जाति की राजनीति करना तो चाहते ज़रूर हैं, लेकिन उन्हीं की जाति की जनता उन्हें नकार चुकी है और इस चालाकी को, इस एजेंडे को समझ चुकी है। तो जाति विशेष पे अब राजनीति होने वाला नहीं है, जाति विशेष पे राजनीति होने का कोई पक्ष ही नहीं है। दल बदलने से कुछ नहीं होना है। पूर्ण भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय किया है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है, चाहे किसी दल के नेता आए जाएं, उससे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बातें की जाए तो दावे बहुत से हैं। तो यहाँ पे तमाम जैसे जो दल हैं, चूँकि वाराणसी की बात हम इसलिए करेंगे कि यहाँ 2022 का चुनाव जो है कहीं ना कहीं से पूर्वांचल को ये प्रभावित करेगा। यहाँ का विकास मॉडल, जिन मुद्दों के साथ यहाँ पे जो तैयारी जो लोग प्रत्याशी किए हुए हैं, तो कितनी सच्चाई देखते हैं यहाँ के विकास मॉडल की, क्योंकि आरोप है अन्य पार्टियों का कि ये आर्टिफिशियल विकास हुआ है केवल। देखिए, जो लोग कल तक स्वयं कुछ नहीं करते थे, जाति की राजनीति पे अपना दिन व्यतीत करते थे, समुदाय विशेष के लिए काम करते थे, वो लोग इसे आर्टिफिशियल राजनीति बताते हैं। सच्चाई तो यह है कि जिस काशी के सड़कों पे लाइटें नहीं थी, सरेआम हत्या, बलात्कार और लूट जैसी घटनाएं प्रतिदिन होती थी, वो लोग उन्हीं के संरक्षण में होती थी जिनकी सत्ता पूर्व में थी। वर्तमान में आर्टिकल राजनीति ऐसी कुछ नहीं है, जो है सत्यता के साथ है। पूरी दुनिया ने ये देखा है कि किस प्रकार से श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार किया गया है और पूरी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। सड़कों पे लाइटों की व्यवस्था हुई है, कानून राज चल रहा है। तो ये उनकी जो बातें हैं वो बातें जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और जनता को गुमराह करके इसे आर्टिफिशियल राजनीति बता रहे हैं, जो जिसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। जनता स्वयं इस चीज़ को देख रही है। धर्म और संस्कृति की राजधानी बोला जाता है काशी को। गलियों का शहर है, मंदिरों का शहर है। तो क्या कहेंगे इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं, इस पर मुख्य रूप से बातें करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर कितना प्रभाव रहेगा हिंदू की अगर बातें की जाए, हिंदुत्व की जहाँ बातें बीजेपी करती है, क्या प्रभाव रहेगा? राम मंदिर है काशी विश्वनाथ। देखिए, जो लोग राम मंदिर के निर्माण में बाधक के रूप में काम करते थे, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको नकारने के लिए जो लोग पक्षधर थे,
वो लोग अब इस राजनीति को गलत और सांप्रदायिक घोषित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो हिंदू जाति वोट बैंक है वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण लगभग 400 से विघटन 500 वर्षों के करीब लंबित रहा है। इस सरकार के नेतृत्व में ये पूर्णतः जो है बना है, और काशी विश्वनाथ डोर इसमें विशेष है, क्योंकि पूर्वांचल की जनता इधर को और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता अवध क्षेत्र अर्थात राम जन्मभूमि को मानक तय करके बिना निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव से भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम करेगी। और हिंदू वोट बैंक तो इसमें विशेष कर रहेगा। कल क्या था आप बताइए? कल जो लोग जगह जगह पे, गांव-गांव पे कब्रिस्तान के नाम पर भूमि आवंटित करके जगह जगह पर विवाद खड़ा करते, प्रत्येक गांव में ये विवाद खड़ा होता था। कब्रिस्तान के नाम पे धड़ल्ले से बाउंड्री वाल किया जाता था। वो लोग सांप्रदायिक थे, न कि ये सरकार सांप्रदायिक है। और ये सरकार के साथ हिंदू हैं। कुछ लोगों को जिनको राजनीति करनी है, उनकी जो ये राजनीतिक बातें हैं, इधर उधर जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्णतः है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट बैंक के माध्यम से, यहाँ पे जाति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू वोट बैंक के माध्यम से पूर्णतः उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार को बनाएगी। देखिए, अगर बातें की जाए तो यहाँ पे जाति विशेष की भी हम बातें फिर से उठाएंगे। ब्राह्मण मतदाता जो हैं, तो अन्य पार्टियाँ या यूँ कह लीजिए कि कहीं ना कहीं से जो विपक्षी दल है, विकास दुबे जैसे मामले को उठा रही है, खुशी जो है जेल में हैं तो उसको लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के लिए वोट साधना चाहते हैं। परशुराम जी की मूर्तियां बननी शुरू हो गई, लगनी शुरू हो गई, लगी भी। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक ब्राह्मण मतदाताओं को जो है, जो रिझाने का जो प्रयास जो है, ये पूर्व में भी सरकारों ने किया, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी। तो क्या असर रहेगा? क्या इसका व्यापक असर नज़र आता है आपको? देखिए, बहन जी की राजनीति और सतीश चंद्र मिश्रा की जो राजनीति है वो बिन पेंदी की लोटिया की राजनीति है। वो लोग कल तक कहते थे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, एक दूसरा तिरक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, दूसरा। और तीसरा ये है कि ये लोग भ्रामक लोग हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य कौन थे? पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, अडानी जी, जोशी जी जैसे लोग, अन्य जो भी लोग थे वो ब्राह्मण संस्थापक सदस्य थे। ब्राह्मण जो है वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो पूर्णतः सुरक्षित है, और उसके संस्कृति जो धर्म है, अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वक्तव्य सुना होगा कि ब्राह्मण कष्ट सह लेता है लेकिन अपनी संस्कृति को मिटने नहीं देता है। ब्राह्मण पूरे तरीके से उनके साथ है। अरे अखिलेश यादव की मैं बात करता हूँ, जब उनके नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, वो कहते थे कि ब्राह्मणों को कोई लाभ मत दो। तमाम समाचार पत्रों में ये चीज़ छपा भी है कि जिसमें उनका स्पष्ट बयान था कि ब्राह्मण हमारा मतदाता नहीं। तो ये लोग आज परशुराम की बात कर रहे हैं, कल तक क्यों नहीं करते थे? आज इनको पता है कि जनता नकार चुकी है, पूरे तरीके से विस्थापित होने वाले हैं ये लोग। इसीलिए लोग तरह तरह के एजेंडे को और ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण इस बात को जान चुका है, वो नहीं बहन जी के पाले में जाने वाला है और नहीं समाज। पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण पूरे तरीके से है, पूरे 100% है। कांग्रेस की अगर बातें की जाए तो जनेऊधारी भी शब्द आए सामने। जब राहुल जी जब जनेऊ धारण किए तो जनेऊधारी ऐसे मुद्दे उठने लगे, तमाम तरीके के मतलब सवालात आने लगे, मतलब कि तमाम तरह की टीका टिप्पणियाँ शुरू हुई उसी में। इसके अगर अंतर्गत बातें करें तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ जैसे मुद्दे जो चल रहे हैं, इस समय स्लोगन चल रहे हैं, कितना असर है इसका? देखिए, पहली बात तो कि जिन लोगों को तिलक लगाने से आपत्ति थी, जो लोग जो हिंदुस्तान की त्याग का प्रतीक भगवा वस्त्र है उसको ओढ़ने से जो लोग जेल के अंदर डलवा देते थे और उसको पीड़ित करने का काम करते थे, वो लोग आज नकली ब्राह्मण बनने का काम कर रहे हैं। पूर्व में क्यों नहीं ये लोग ब्राह्मण थे? पूर्व में जो है तिलक लगाने के पे जेल में डाल दिया जाता था, तब ये लोग ब्राह्मण कहाँ थे और इन लोगों का जनेऊ कहाँ था? दूसरी बात, प्रियंका गांधी कहती हैं कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। अरे भाई, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, राजस्थान में जहाँ पे उनके नेतृत्व की सरकार है, आए दिन वहाँ पे बलात्कार जैसे केस सामने आ रहे हैं। वर्तमान में ही उन्हीं की पार्टी की एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने कहा है कि मुझे
नेतृत्व की तरफ से अभद्र अश्लील टिप्पणियां और टीका टिप्पणी की जाती है, तब प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोलती? ये मैंने आपसे कहा ना कि ये लोग किसी भी तरह जनता को बेवकूफ़ बनाने में माहिर हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और जनता इनको पूरी तरीके से नकार चुकी। तो तरह तरह के ये लोग एजेंडों को अपना रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जनता जागरूक है, जनता पूर्णतः बीजेपी के साथ है। बातें की जाए तो दया शंकर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, स्वाति सिंह उनकी पत्नी जो हैं मंत्री हैं प्रदेश में। टिकट को लेकर काफ़ी खींचतान हुई पति पत्नी के बीच में, जैसे जो सुर्खियों में मामला रहा। चुटकी भी लिए लोग, विपक्षी दल के लोग, समाजवादी से लेकर सभी लोग चुटकी भी का उसमें लिए। तो ये जो अगर सत्ता की जो लालच है, महत्वाकांक्षा जो होती है लोगों के अंदर, महत्वाकांक्षी योजनाएँ जो होती हैं, वो किस कदर हावी है लोगों के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कभी भी वंशवाद को बढ़ावा नहीं देता, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता। आदरणीय दया शंकर जी या माननीय मंत्री महोदया स्वाति सिंह हो, इनका जो वक्तव्य है उसका खंडन किया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा। चुटकी लेने वाले लोग, वो लोग अवसरवादी लोग हैं। चुटकी लेने वाले लोग तो अभी वर्तमान में देश में दंगे हो रहे हैं, देश में दंगा फसाद करने को लेके कांग्रेस उत्सुक है। कल आपने देखा होगा कि छात्रों ने बिहार को बंद करने का ऐलान किया था। तमाम उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में भी ये सब स्थिति आई, तो कांग्रेस उसमें बिहार बंद करने के समर्थन में थे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या अवसरवादी लोग छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं, उकसावे की राजनीति कर रहे हैं कि आपकी क्षति, जो आपकी संपत्ति है रेलवे, उसमें आगजनी करिए, जवानों पे पत्थर फेंकिए? तो ये लोग पूरे तरीके से अवसरवादी हैं। इनके चुटकी लेने से किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये लोग अवसर देख के राजनीति करते हैं। जनता जागरूक है और जो टिकट का विषय है, ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है। शीर्ष नेतृत्व किसी भी चीज़ को सोच विचार के ही निर्णय लेता है। इसमें किसी प्रकार का अगर पति पत्नी का आपसी झगड़ा है तो इसको घर तक ही रहने दे, बाहर ना आए तो अति उत्तम है। आईपा की मुहिम है, जन जन तक पहुंचने के लिए हम लोग राजनीतिक विशेषज्ञों के पास पहुंचते हैं, जो वहां पे विश्लेषण होते हैं, राजनीति के उतार चढ़ाव की बातें करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में लोग सब मिलते हैं। इसके साथ साथ प्रमुख जो यहाँ के जो लोग हैं उनसे मुलाकातें होती हैं, उनके राय विचार जानते हैं। तो हमारी इस मुहिम को जो है, आईपा की इस मुहिम को क्या कहेंगे आप? देखिए, इस प्रकार का जो प्रयास है वो प्रत्येक जनता तक सत्य बात को पहुँचाने का काम करती है और मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं आईपा के माध्यम से, आईपा चैनल ही ना है आपका, उसी के माध्यम से जो आप कर रहे हैं, इससे जो अनर्गल बातें कुछ तथाकथित अन्य चैनलों के माध्यम से होता है, उसका आप लोग सत्यता के साथ कटाक्ष करें और इस मुहिम को और बढ़ावें, जिससे जनता जनार्दन को जो दिग्भ्रमित किया जाता है, भ्रम की स्थिति होती है, वो दूर हो और जनता जो सच्चाई है उसको जाने। तो ये मुहिम आपका बहुत बढ़िया है। ईश्वर से हमारी शुभकामनाएं हैं और प्रार्थना है कि आपके इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। तो आप तो हमारे साथ पंडित हर्ष जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे जवाब दिया और इन्होंने बताया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा किस प्रकार से लोगों पर हावी है और इसका सीधा लाभ जनता द्वारा किसको मिलेगा, इन्होंने इशारे में ये चीज़ बताई। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।